ही होता है। दो ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो स्टूडेंट अलग अलग तरीके से करेंगे, दोनों अलग अलग मेथड से करते हैं, बट आंसर अलग अलग होता है, एक ही होता है, एक ही आएगा, राइट। तो दिस इज साइंस या मैथ्स, बट अकाउंटेंसी इज आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है? वैसे तो हिंदी में कला बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? आर्ट्स मीन्स इफ देयर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग वन पर्टिकुलर टास्क, स्टूडेंट ए एक मेथड से करता है, स्टूडेंट बी दूसरे मेथड से करता है, दोनों का आंसर अलग अलग आता है, लेकिन दोनों का आंसर सही है। बात समझ आ गई? इट इज एन आर्ट। मैथ्स में या साइंस में ऐसा नहीं होता, अगर दो मेथड है तो दोनों से कर लो, आंसर एक ही आएगा दोनों का। लेकिन आर्ट्स मीन्स दो अलग अलग मेथड, दो अलग अलग आंसर, बोथ आर करेक्ट। दैट मीन्स अकाउंटेंसी इज assumption बेस्ड। आपने कुछ एज्यूम करा, आपका आंसर कुछ और आया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने कुछ और एज्यूम करा, उसका आंसर कुछ और आ रहा है, लेकिन दोनों आंसर करेक्ट है। पहला मतलब समझ आ गया? इट इज एन आर्ट, राइट। ऑफ, अब मैं एक एक वर्ड बोलता हूँ। इट इज एन आर्ट ऑफ, फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग मीन्स क्या होता है? रिकॉर्ड करना, लिखना। इन अकाउंटेंसी द टेक्निकल टर्म फॉर रिकॉर्डिंग इज, जान के रुक गया, शायद किसी के पास से आंसर आ जाए। नहीं, रिकॉर्डिंग मीन्स सर स्टोर करके रखना, स्टोर। नहीं, अकाउंट्स में इसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। JOURNAL, जर्नल। जनरल नहीं है ये, जर्नल, राइट। JOURNAL, जर्नल एंट्री, ठीक है जी। अकाउंटेशन आर्ट ऑफ, फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अभी धीरे धीरे सब आएंगे, रिकॉर्ड पे भी आएंगे, कैसे करते हैं सुना होगा, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो सब कुछ करना है। पहला स्टेप क्या है? जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी बिजनेस के लिए हो रही है ना, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं सबको लिखना, सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना थ्रू जर्नल एंट्रीज। लिख दिया सबसे पहले, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा वर्ड क्या बोला था? क्लासीफाइंग। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई, अलग अलग जगह ले जाना। अभी तो मैंने सबको एक जगह कूड़े की तरह लिख दिया, पट 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 सारी ट्रांजेक्शन लिखता चला गया, रिकॉर्ड करता चला गया जर्नल में। अब उसके बाद मुझे उसको क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन या क्लासीफाइंग मीन्स, टेक्निकल टर्म इन अकाउंटेंसी, क्लासिफिकेशन मीन्स, अभी कुछ स्टूडेंट और नए ज्वाइन हुए हैं, इफ दे हैव अकाउंट्स बैकग्राउंड, क्लासीफाइंग मीन्स लेजर पोस्टिंग। हाँ बोलो बोलो, कोई बोलना चाह रहा था। लेजर पोस्टिंग, राइट। सो लेजर पोस्टिंग मीन्स खाता बनाना, अकाउंट बनाना, ठीक है, ये कहलाता है लेजर पोस्टिंग। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपने करी हैं, ठीक है, सबको अलग अलग क्लासीफाई कर दीजिए, अलग अलग खाता बना दीजिए सबका, राइट। दैट इज क्लासीफाइंग। उसके बाद तीसरा वर्ड आता है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स समरी बनाना, राइट। समरी बनाना, समरी बनाने का मतलब क्या है? आपने अभी जो जर्नल एंट्री लिखी, ठीक है, क्या आपने जो अभी लेजर पोस्ट, लेजर बना दिए सबके, राइट, क्या उसमें कोई मिस्टेक है? ये आप अपने आप बता सकते हैं? नहीं। तो थर्ड स्टेप इज समराइजिंग। और अकाउंटेंसी में समराइजिंग को क्या बोलते हैं? और कुछ नए स्टूडेंट ऐड हो गए हैं, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड, अकाउंट्स बैकग्राउंड है तो बता सकते हैं। समराइजिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। यानी कि मैं अब
ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर्स। जो मैंने पिछले स्टेप में बनाए थे ना, लेजर, खाते, अकाउंट, उनकी क्लोजिंग बैलेंसेस की एक समरी बनाऊंगा। और डेबिट बैलेंस क्या होगा? या तो डेबिट होगा, या क्रेडिट होगा, और या जीरो होगा। तीन ही ऑप्शन हो सकती है। जीरो है यानी बैलेंस नहीं है, तो कुछ नहीं करना। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिखो, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखो, और इन दोनों कॉलम्स का टोटल करो। ये अपने आप टैली होना चाहिए। ठीक है? अगर ये टैली हो गया, दैट मीन्स आपने जो भी करा है वो सब सही है। अगर आपने किसी ने सुना हो तो कहते हैं ना, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंट्स हो चुका है। जब मैनुअल होता था तो वो क्या कहते थे कि एक अकाउंटेंट की लाइफ ट्रायल बैलेंस को टैली करने में ही निकल जाती है, क्योंकि इतनी ट्रांजेक्शन्स होती थी, लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो होगी। आपने कहीं भी गलती कर दी, योर ट्रायल बैलेंस विल नेवर टैली, विल नॉट टैली। वो टैली करने में ही उसको महीनों लग जाते थे। ठीक है ना? क्योंकि इतनी ट्रांजेक्शन्स, कहाँ गलती है सारी देखना दोबारा मैनुअली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? नाउ इट इज अकाउंटेंसी इज कंप्यूटराइज्ड। आप डेबिट की एंट्री, क्रेडिट की एंट्री सही नहीं करोगे तो वो एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करता। और द मोमेंट यू हैव डन द एंट्री, ऑन अ क्लिक ऑफ ए बटन, ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ जाता है। ठीक है? सो पॉइंट समझ आया? अकाउंटेंसी इज एन, सबसे पहला, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल एंट्री। दूसरा, क्लासिफाइंग मीन्स लेजर पोस्टिंग। थर्ड, समराइजिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड अभी खत्म नहीं हुआ, मैं डेफिनेशन पे आ गया। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अब। द डाटा ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मतलब मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकता हूँ जिसको मैं मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। द डाटा ऑफ फाइनेंशियल नेचर ओनली, यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मेरी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल पा रहा, तो मैं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। समझ आ गई बात? सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जिसकी मॉनेटरी वैल्यू में निकाल सकता हूँ, जिसको मैं मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं उसी को उसी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है जी? ये एक यस, ये एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी है अकाउंटेंसी, राइट? बात समझ आ गई? यानी जिस ट्रांजैक्शन को मैं सिर्फ मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसी को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। बात समझ आई? यस और नो? यस सर। अगर समझ आई तो क्या कोई आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ये एक ट्रांजैक्शन है सर जो बड़ी जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा। एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल। यस, कोई एग्जाम्पल देगा जी? ट्राई करो, इसमें क्या हो गया? मान लिया मैंने कि किसी का अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूँ। ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा रहा हूँ ना, ये 11th क्लास में सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। आपकी बुक में नहीं है ये 11th क्लास में पढ़ाई जाती है सबसे पहली डेफिनेशन। तो मैं 11th क्लास से स्टार्ट हो गया हूँ और मुझे पता है कहाँ से मुझे स्पीड पिकअप करनी है। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो आपको समझ आया या समझ आ रहा है उसी के बेस पे आंसर दो ना। टू वे इंटरेक्शन होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस। ट्रेडिंग अकाउंट का सर? नहीं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट पे भी कहाँ पहुँच गए अभी? तो ट्रेडिंग अकाउंट की तो मैंने बात ही नहीं करी। वो तो अभी आएगा, अभी आया कहाँ है वो?
मैं ये पूछ रहा हूँ द डाटा ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मतलब अकाउंट्स में आप सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको आप मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ऐसा एग्जांपल दीजिए, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। इसका एग्जांपल पूछो। यस, नो आंसर, सोच के बता सकते हो। नहीं, अकाउंट्स में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो अपने आप को बिजनेसमैन मान लेना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन होती तो क्या कर सकता हूँ, अपने आप आंसर सही आएगा। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई सी भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको लगती है बड़ी ज़रूरी है लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको फाइनेंस की टर्म में, मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। उस एक आंसर तो दे दो कोई, सर गलत ही गुडविल होगा। होती है वैसे तो। गुडविल की वैल्यू हम गुडविल, खुद सेट करते हैं। गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल गुडविल तो का सर हम खुद है। तो निकलती है ना बेटा, वैल्यू तो निकलती है ना। तीन मेथड होते हैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के, मेथड है, आप निकाल सकते हो ना। पॉइंट इज, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी की टर्म्स में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, वो पूछ रहा हूँ। इसको तो आप कर सकते हो ना, वैल्यू तो निकाल सकते हो ना। नो, गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी होती है। मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसी जिसको आप मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे और इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल दूं बहुत सारे, दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। पहला, आपका कोई वर्कर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दो वर्कर है, चलो ठीक है, एक वर्कर नॉर्मल काम कर रहा है और एक वर्कर अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप ऑब्वियसली अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी सेल बढ़ रही है या प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो कि ड्यू टू बेटर एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर माय टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड या माय प्रॉफिटेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड? बेस्ट एग्जांपल दूसरा दे देता हूँ। आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप, चलिए ये प्लास्टिक का जो बॉक्स है ये मैन्युफैक्चर करते हैं। आपकी फैक्ट्री के बाहर सारे साल वर्कर्स ने स्ट्राइक कर रखी है। ठीक है, सारे साल स्ट्राइक करी है। जब सारे साल स्ट्राइक करी, इसका मतलब प्रोडक्शन क्या होगी? जीरो। सारे साल तो आपकी फैक्ट्री के बाहर स्ट्राइक करके बैठे थे, काम कौन करता? कोई नहीं। आपको पता है प्रोडक्शन इज जीरो, जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो सेल क्या है? वेरी बिग जीरो, नो सेल। अब आप इसको कैसे रिकॉर्ड करो? क्या इसको रिकॉर्ड कर सकते हो? एक लाइन लिख सकते हो नीचे, ड्यू टू वर्कर्स स्ट्राइक देयर इज नो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, हेंस नो सेल्स। लाइन लिख सकते हो ऐसी, लेकिन क्या इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, you cannot convert it into monetary value and you cannot record it into books of accounts. However, कितनी इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है कि वर्कर क्यों सेल क्यों नहीं हुई, लेकिन स्टिल आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बात समझ आ गई जी? यस सर। द डाटा ऑफ फाइनेंशियल नेचर, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। राइट, आगे चलें, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, लास्ट तीन चार वर्ड्स रह गए। क्या? द डाटा ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अरे भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैंने सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी, यानी कि जर्नल एंट्री करी, उसके बाद मैंने लेजर भी बना लिया, मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया, टैली हो गया। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? क्यों कर रहा हूँ ये अकाउंट्स? ये मैं सब मेहनत क्यों कर रहा हूँ? आप प्रोफेसर मार्क्स लाने के लिए, दैट इज सेपरेट इशू, बट व्हाई दीज अकाउंटेंसी, व्हाई दीज अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड, व्हाई डन? इस लास्ट वर्ड्स के लिए, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब मैं इससे कुछ रिजल्ट निकालता हूँ, अब इनसे मुझे कुछ नतीजे निकालने हैं, और वो क्या होते हैं?
बेसिकली हर बिजनेसमैन अकाउंट्स करके क्या जानना चाहता है? प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट और लॉस, पहला लॉस। आंसर। ठीक है, कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं, बट दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड, और सेकंड, मुझे मार्केट में से कितने पैसे लोगों से लेने हैं या कितने पैसे लोगों के देने हैं। ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसके लिए हम 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ये 3 स्टेटमेंट बना के हम रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है जी। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सॉरी, वो तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, दोनों में प्रॉफिट या लॉस निकलता है। और तीसरी जो है बैलेंस शीट, ये कहलाती है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसमें हमें स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, यानी एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में पता चलता है। यानी क्या हमारे पास है, क्या हमारे को मार्केट में देना है, क्या हमें मार्केट से। ठीक है, दो है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और तीसरी है पोजीशन स्टेटमेंट। क्लियर? एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ अभी के लिए। तो दो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब सवाल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क है? ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपकी, चलो, एक छोटी सी स्टेशनरी की शॉप है। ठीक है, आप क्या करते हो? आपकी जनकपुरी में छोटी सी स्टेशनरी की शॉप है। आप होलसेल में सदर बाजार से या चांदनी चौक से खरीद के लाते हो बल्क में, और यहाँ इंडिविजुअल कस्टमर्स को बेचते हो। पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, यही आपकी काम है स्टेशनरी की शॉप में, यही होगा जी। आपने एक पेन फॉर एग्जांपल 2 रुपए का खरीद के लाए और 3 रुपए का यहाँ बेच दिया। ठीक है, 2 रुपए का चांदनी चौक से खरीदा था, मैं एक पेन की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, 2 रुपए का खरीदा, 3 रुपए का बेच दिया। नाउ व्हाट इज दिस डिफरेंस ऑफ 1 रुपी? इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सुन सुन लेना, अभी समझ आ जाएगा। जितने का सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से मैंने अभी कोई एक्सपेंस माइनस नहीं करा, मैंने सिर्फ सेल प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस निकाला है। एक्सपेंस मींस भाई मैंने, क्या नाम है, मैं उन पेन को अपनी शॉप पे लाया होगा। शॉप का, मान लीजिए मेरी शॉप का रेंट जाता है, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, मैंने 2 सेल्समैन रखे हुए बेचने के लिए, उनको सैलरी देता हूँ, और बहुत सारे खर्चे हैं बिजनेस के, मैंने कोई खर्चा अभी माइनस नहीं करा। ठीक है, द मोमेंट आई डिडक्ट ऑल दीज एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट निकलता है वो कहलाता है नेट। समझ आ गई? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस। ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ सेल एंड परचेज प्राइस, and after deducting all the business expenses from this gross profit we arrive at net profit और net loss, एक ही बात। समझ आ गई ये बात? यस और नो? यस। Yes, sir. क्लियर? चलिए, अब हम इसको फिलहाल के लिए, मैंने अभी सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है आपको अकाउंट्स। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई अकाउंट्स बैकग्राउंड का है जी? अब तो मुझे नहीं लग रहा कोई और ऐड होने वाला है। फाइनली मैं एक लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। यस सर। एक स्टूडेंट है, वो तो मुझे समझ आ गया था, ये ओनली वन। चलिए, कोई बात नहीं। मैं इसलिए था क्योंकि आप
इतने सारों के लिए अगर एक ही सिर्फ अकाउंट्स बैकग्राउंड का है तो मैं चीज़ों को स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अगर अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे इसको ही डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके कोर्स कंटेंट में है, अदरवाइज आई कैन क्विकली गो थ्रू दिस। लेकिन जनरली मैंने यही देखा है कि 10% स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ अकाउंट्स बैकग्राउंड के होते हैं इसमें, यहाँ तो 10 से भी कम की रेशो आ रही है शायद। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, तो वापस आ जाते हैं। अब हमने अकाउंटेंसी करनी है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई कि अकाउंट्स क्या होता है, अगर आपको डिफाइन करना हो तो। अभी धीरे धीरे हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है, यानी जर्नल एंट्री भी पढ़नी है, लेजर भी पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस भी पढ़ना है, और उसके बाद दूसरे ब्लॉक में ये तो फर्स्ट ब्लॉक में ही है, दूसरे अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना है, और बैलेंस शीट भी पढ़नी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो भी हमने अकाउंटेंसी करनी है, जो भी हम अकाउंट्स करते हैं, उसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंटेंसी या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। आई रिपीट, मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ, वो बेसिक प्रिंसिपल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनको ध्यान में रखकर ही अकाउंटेंसी करी जाती है, ठीक है जी। यानी कि इनको आपको पता होना चाहिए, इनको ध्यान में रखेंगे तभी आप अकाउंट्स कर सकते, राइट। मैं आपको 8-10 प्रिंसिपल बताऊंगा, ठीक है, जिसके बिना जिसको ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग होती है। फर्स्ट, जिसने अकाउंट्स पढ़ी हुई है, एक ही स्टूडेंट था, उसको सब चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी। याद आ रही है जी कुछ? चलो मैं वैसे पहले आपसे ही पूछ Yes, लेता sir. हूँ। यस, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे जी? ये पहला So, it's प्रिंसिपल something. और ये क्रेडिट कप वाला क्या चीज, कौन सा जी? बेसिक रूल्स याद आ रहे हैं सर। हाँ, पहला प्रिंसिपल क्या था? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज दैट आवर बिजनेस विल रन फॉरएवर। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप ये मान के नहीं चलेंगे कि आपने जो बिजनेस आज स्टार्ट करा वो 3 महीने में बंद हो जाएगा, 6 महीने में बंद हो जाएगा, या 2 साल में बंद हो जाएगा। यू विल एज्यूम दैट दिस बिजनेस विल रन फॉरएवर। ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये मान के आपने अकाउंट्स करने हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एजम्पशन नहीं, प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, जिनको ध्यान में रख के हमें अकाउंट्स करनी होती है। पहला, गोइंग कंसर्न, समझ आ गया? यानी हमारा बिजनेस, हम ये मान के चलते हैं, हम ये सोच के चलेंगे कि हमारा बिजनेस कभी खत्म, कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ आया? गोइंग कंसर्न। यस, यस सर। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा, हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं? ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चले, या पोजीशन के बारे में पता चले, क्या पैसे लेने हैं मार्केट से या क्या देने हैं। पहला प्रिंसिपल ने कहा गोइंग कंसर्न, वो कहता है कि जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आप मान के चल रहे हो, यानी आप ये मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस फॉरएवर है, तो भैया ये जो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ये तब बनाना ना जब बिजनेस खत्म हो रहा हो आपका, चाहे 10 साल बाद हो रहा हो, चाहे 15 साल बाद हो रहा हो, चाहे 70 साल बाद हो रहा हो, तब बनाना, तब निकालना ना प्रॉफिट और लॉस कि कितना हुआ, तभी तो निकालोगे जब बिजनेस बंद हो रहा हो। वो कहते नहीं, इसलिए दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जन्म हो गया, विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है जी, विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। वो कहते हैं ठीक है, हम ये मान के जरूर चलेंगे कि मेरा बिजनेस
फॉरएवर है, लेकिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करूंगा एवरी ईयर, ये सॉरी ऐसे बोल देता हूँ, एवरी अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर या जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, दोनों में एक ही बात है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे खत्म होता है, बट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड सेट। समझ आ गई? अभी 20 दिन पहले नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, अभी अप्रैल ही तो है। 1 अप्रैल 2024 को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, विच इज 24-25, विच विल एंड ऑन 31 मार्च 2025। क्लियर है जी? तो इसलिए हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी बुक्स, जो भी चीज़ें बनानी है, वो हर साल बनाते हैं। कब? 31 मार्च को। इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर साल बनानी है, इसलिए बनानी पड़ती है। अदरवाइज तो गोइंग कंसर्न कह रहा था भैया जब खत्म होगा तब बनाना ना, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन इसलिए ये दूसरा प्रिंसिपल आ गया, accounting concept, we have to prepare books of accounts every year। समझ आ गया जी दूसरा कॉन्सेप्ट? आगे चलें। यस सर। थर्ड, अब मैं नंबर भूल जाऊंगा, मैं नेक्स्ट बोलना शुरू कर दूंगा थर्ड के बाद। थर्ड इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो अकाउंट्स बैकग्राउंड पे थे उनको याद आ रहा है क्या था ये? आई रिपीट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ जी, याद आ रहा नहीं आ रहा कुछ? यस सर। क्या था जी? दस में अंडरटेकिंग ली जाती थी कि किसमें क्या करना है, बैंक का सिस्टम कहाँ करना है और किससे क्या लेना है, ये सब। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। both are different persons, both are different identities, and we are supposed to do accounts for business or for businessmen? For business, not for businessman। समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस और बिजनेसमैन यानी उसका ओनर दोनों अलग अलग आदमी हैं, और हम जो अकाउंट्स करते हैं वो इस बिजनेस के लिए करते हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं करते। अगर इस बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग कर रहे थे तो इस बिजनेसमैन के जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, घर का खर्चा है, जो भी इसके पर्सनल एक्सपेंस हैं, क्या वो बिजनेस में रिकॉर्ड करते हो आप? बिजनेस का एक्सपेंस होता है? नहीं, बिजनेस का एक्सपेंस अलग है और ओनर के एक्सपेंस अलग है। मान लीजिए मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम द ओनर, ठीक है, मेरी ही स्टेशनरी की शॉप है, तो जो शॉप के खर्चे हैं वो बिजनेस के खर्चे हैं, मेरे घर का भी तो कुछ खर्चा होता है, ठीक है जी। जो मेरे घर का खर्चा है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। क्यों? और मैं बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूँ और बिजनेस अलग है, और अकाउंट्स किसके लिए हो रहे हैं? बिजनेस के लिए। बात समझ आ गई? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज ओनर एंड बिजनेस या बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। क्लियर है जी? हाँ क्लियर है। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बिजनेस एंटिटी के बाद आ गया, ये हम पढ़ चुके हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने कहा ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस कॉन्सेप्ट सेज
क्या we can record only and only those transactions whose value can be converted into monetary value. बस हम सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको हम मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकें, अदरवाइज वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितनी ही वो इम्पोर्टेंट क्यों ना। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी आपको समझाया था द डाटा ऑफ फाइनेंशियल नेचर, सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वही आई मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब अगर मैं मनी की टर्म्स में किसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ तभी मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। क्लियर, अभी एग्जांपल भी दिया था मैंने। क्लियर है जी? हाँ सर। यस, चलिए कितने हो गए, 4 5 4 4 4, आगे चलते 5 हुआ सर। कोई नहीं, आगे चलते हैं। 4 हुआ 4 हुआ। डुअल एस्पेक्ट, DUAL, डुअल एस्पेक्ट मतलब डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है, कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट है। डुअल मींस टू, हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सिंगल नहीं होगा। अब डबल इम्पैक्ट का मतलब क्या है? मैंने 3 अकाउंट बोले थे जो रिजल्ट निकालने के लिए बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो हर ट्रांजैक्शन 2 जगह जाएगी, चाहे एक ट्रेडिंग में जाए दूसरी बैलेंस शीट में, पहली प्रॉफिट एंड लॉस में जाए दूसरी बैलेंस शीट में, या पहली ट्रेडिंग में जाए दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस में, एनीथिंग। पॉइंट ऑफ सेइंग इज हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है, वो हर ट्रांजैक्शन 2 जगह जाती है। ठीक है, डिटेल में ये अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम जनरल एंट्री करेंगे या क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए बस, यानी हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट 2 जगह होगा, सिंगल इम्पैक्ट नहीं हो सकता। यस, ये हो सकता है कि दोनों इम्पैक्ट उसके ट्रेडिंग अकाउंट में हो, एक लेफ्ट साइड हो जाए और एक, सॉरी, एक डेबिट साइड में भी हो जाए और क्रेडिट साइड में, लेकिन इम्पैक्ट 2 होंगे। ये भी पॉसिबल है कि एक ट्रांजैक्शन के दोनों इम्पैक्ट बैलेंस शीट में हो रहे हो, एक एसेट साइड में एक लाइबिलिटी साइड में, लेकिन 2 जगह होंगे। पॉइंट ये है, 2 जगह इम्पैक्ट होंगे। कौन सी 2 जगह होंगे वो तो कोई भी नहीं बता सकता, इट डिपेंड्स अपॉन ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। ठीक है, लेकिन 2 होंगे। ये नहीं कि आपने कहा जी बस उसका इम्पैक्ट तो एसेट साइड पे चला गया, नहीं, एसेट साइड पे भी जाएगा, एक इम्पैक्ट कहीं और भी होगा। डुअल इम्पैक्ट समझ आ गया जी? नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आई रिपीट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ था, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सुना है? लग रहा चले गए वो। चलिए, बाकी मेरे को सुनाई दीजिए। राइट, तो मुझे ही सुनाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चलो थोड़ा सा आइडिया सोचने की कोशिश करो, क्या होना चाहिए? नाम से सोचने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब हिस्ट्री की कोई कॉस्ट है, उसका कोई कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल तो यही होता है ना, हिस्ट्री पुराना, तो पुरानी कॉस्ट है उसका कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा ही आंसर है। आंसर भी ऐसे ही कुछ है, लेकिन क्या होगा? कोई आइडिया, कोई हिंट तो दो सोच के, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यस, नो आइडिया?
ऐसे मत करो, कुछ तो बोलो। मैं तो बता ही दूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप गलत बताओगे और क्या होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, चलिए नहीं बताया, सुनिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज we always record the transaction at its original purchase price। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हम उसको खरीदते हैं, ओरिजिनल परचेज प्राइस। तो अब इसमें कौन सी नई बात है, उसी पे करेंगे। और आप कौन सी नई बात बता रहे हो, मन में सवाल आ रहा होगा। कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मान लो आपने एक कार खरीदी, 15 लाख रुपए की कार खरीदी, तो 15 लाख का रिकॉर्ड करोगे, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ओरिजिनल परचेज प्राइस, जो उसकी परचेज प्राइस थी 15 लाख, उसी पे रिकॉर्ड करोगे। तो आपके मन में सवाल नहीं आ रहा सर इसमें नई बात क्या है, वो तो करेंगे उस पे, और कौन सी वैल्यू पे कर सकते हैं। सुनिए, आपने कार ही बोला ना मैंने, चलो कार ही खरीद लेते हैं। आपने 15 फरवरी को एक कार खरीदी, 15 फरवरी 2024, 15 लाख रुपए की कार खरीदी। आपने अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करा कितने का, 15 लाख रुपए का। ठीक है, बैलेंस शीट आपने कब बनानी है, कब बनानी है, अभी तो बताया भाई, बताओ। 31 मार्च। 31 मार्च को। जब आप 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो उसमें गाड़ी की वैल्यू कितनी लिखोगे, 15 लाख। ठीक है ना, क्योंकि 15 लाख की रिकॉर्ड करी है तो 15 लाख। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या 31 मार्च को आप गाड़ी को बेचोगे तो वो 15 लाख की बिक जाएगी, बिक जाएगी 15 लाख की कि नहीं बिकेगी। नहीं बिकेगी सर। नहीं बिकेगी, कम की बिकेगी, ज्यादा की बिकेगी। कम की ऑब्वियसली, बिकेगी सर, कम की। ऑब्वियसली कम की बिकेगी, ज्यादा की तो कभी बिक ही नहीं सकती। ठीक है ना, ज्यादा की तो बिकेगी नहीं। तो जब हमें ये पता है कि मैं जो 15 लाख अपनी बैलेंस शीट में गाड़ी की वैल्यू लिख रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि मैं उसको आज बेचने जाता हूँ तो वो 14,25,000 की बिक रही है। तो वाई आई एम रिकॉर्डिंग ऑफ फॉर दिस कार फॉर रुपीज 15 लाख, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट। हर एसेट जितने का बिक रहा होगा उस डेट को उतने का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यानी कि जिस डेट पे बैलेंस शीट बन रही है उस डेट पे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि अगर उसको मैं आज बेच दूं तो कितने का बिकेगा, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है एसेट बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन हम इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस प्रिंसिपल की वजह से नहीं करते। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपने हर एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो एक आंसर यस तो दे दो कोई। यस, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मन में ये सवाल आ रहा है कि ये हमें पता है तो हम गलत क्यों कर रहे हैं। अगर हमें पता चल गया कि भाई ये रियलाइजेबल वैल्यू पे, बेटा म्यूट कर लो अर्जुन जी। अगर हमें ये पता चल गया कि भाई हमें रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, तो वाई वी आर डूइंग ऑन ओरिजिनल परचेज प्राइस, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। आंसर इज नो, हम भी सही हैं, हम गलत नहीं है। वाई, अब आंसर सुनिए। क्या मैंने 31 मार्च को गाड़ी बेच दी, बेची तो नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं, मैंने उसको 6 महीने के बाद बेचा मान लो, यानी मैंने बेचा 30 सितंबर 2024 को। जब अभी तो आई नहीं, सॉरी, चलो मैंने उसको 20 अप्रैल को बेच दिया। तो जब 20 अप्रैल को जो वैल्यू निकली, मैं तब लॉस प्रॉफिट निकालूंगा ना। जब बेचा मैंने, रियल में तो लॉस प्रॉफिट तब हुआ, वो तो मेरा इमेजिनरी, मेरा क्रिएटेड लॉस प्रॉफिट है।
कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, चलो इस केस में तो नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। प्रॉपर्टी तो कभी ऊपर भी जा सकती है और कभी नीचे भी जा सकती है। तो कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट बुक करोगे, लेकिन आपने उसको 20 साल तक 25 साल तक बेचा तो है ही नहीं। हर साल लॉस प्रॉफिट बुक करे जा रहे हो। कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, अरे भाई जिस दिन असलियत में बेचोगे ना उस दिन लॉस प्रॉफिट कर लेना। कौन मना कर? तो वी आर ऑल्सो करेक्ट। समझ आ गई जी बात है? नहीं हाँ सर, समझ में आ गया। बेटा आवाज आपकी समझ नहीं आई। क्लियर है? समझ आया तो आगे चलो। यस, चलिए क्लियर। So this was historical cost concept which says we always record the transactions at its original purchase. ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट हो गया। यस, नेक्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। तीन और चलूंगा बस। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज there must be correlation between revenue and expense. I repeat, there must be correlation between revenue as well as expense. यानी कि आपके ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज बेच रहे हो, जहां से इनकम आ रही है, उसी से रिलेटेड खर्चे होने चाहिए। कोरिलेशन होना चाहिए रेवेन्यू का और एक्सपेंस का। मतलब ये नहीं है कि आप बेच तो रहे हो, क्या नाम है, ये प्लास्टिक के बॉक्स हैं और आप परचेज कर रहे हो ये मोबाइल फोन। हाउ इज इट पॉसिबल? मोबाइल खरीद के प्लास्टिक का बॉक्स कैसे बेच सकते हो आप? अगर आप प्लास्टिक का बॉक्स सेल कर रहे हो तो आपका जो परचेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्लास्टिक होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई पिन लगती है, क्लिप लगती है, वो होना चाहिए। इसी से रिलेटेड खर्चे होने चाहिए ना। बात समझ आ रही है? ये नहीं कि आप, क्या नाम है, आपकी स्टेशनरी की शॉप है और आप दिखा रहे हो कल मैं यूएस से गया था, परसों मैं लंदन गया था, फिर पिछले महीने में वहां गया था। आपकी स्टेशनरी की छोटी सी शॉप है, होलसेल में खरीदते हो और यहाँ रिटेल में बेचते हो। ये एक्सपेंसेस तो हो ही नहीं सकते ना आपके बिजनेस के। अगर आप उसे शो कर रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मस्ट कोरिलेट विद ईच अदर। दोनों में रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि खरीद रहे हो कुछ और बेच रहे हो कुछ। पॉइंट समझ आ गया? यस सर। मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंट क्या होता है? मतलब कंटिन्यू होता है सर। कंसिस्टेंट मीन्स सेम, सिमिलर। वही कॉन्सेप्ट का मतलब है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सेज you should not change rules, regulations, methods, procedures, policies, etc. of your company every year. आप हर साल रूल रेगुलेशन चेंज मत करो, मेथड पॉलिसीज अपनी चेंज मत करो, साल दर साल सेम रखो। सो दैट वाई? सो दैट एक साल के रिजल्ट दूसरे साल से कंपेरेबल हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है आप लोगों ने? यस सर। डेप्रिसिएशन, हाँ जी, यस सर। यस। यस सर, यस। क्या होता है डेप्रिसिएशन? यस, Reduction in the value of assets. very good. Depreciation means reduction in the value of fixed assets
ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कार का, 15 लाख की खरीदी थी फरवरी में, 1.5 महीने के बाद ही वो 15 लाख की नहीं बिकेगी, कम की बिकेगी। क्यों कम की बिकेगी? जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, यही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन। यस, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं? 2। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड हैं। अब ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है, अगर आपने दोनों मेथड के नाम भी बता देता हूँ, ऐसे जिसने नहीं सुने होंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड कहलाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो अगले साल भी उसी से लगाना। अगर आपने मेथड चेंज कर दिया डेप्रिसिएशन का, ठीक है, दैट मीन्स इस साल का रिजल्ट इस साल से कंपेरेबल कैसे होगा? क्योंकि आपने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई मेथड चेंज कर दिया, जिसकी वजह से एक्सपेंस में चेंज हो गया, रिजल्ट आपस में कंपेरेबल नहीं, राइट? रिजल्ट्स आपस में कंपेरेबल नहीं। क्लियर? सो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सेज you should adopt, you should follow same rules, same regulations, same policy, same procedure throughout the years. Clear? कंसिस्टेंसी कितने हो गए जी? अब ज्यादा हो गए? 8 हाँ जी, 8 8 हो गए। कंसिस्टेंसी के बाद 8 हो गए, तो बस 2 और करा रहे हैं, 10 कदम। ठीक है, दोनों का नाम इकट्ठा बता रहा हूँ, और ये ध्यान रखिए बेटा, आप लोग अपनी जो चैट बॉक्स चला रहे हो जरा लास्ट में चला लेना। आप कहोगे तो मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। यस, वापिस आ जाए। लास्ट 2 कॉन्सेप्ट हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट में लड़ाई है। लड़ाई का मतलब इन दोनों में से एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े सारे के सारे हर बिजनेस में फॉलो हो सकते हैं इकट्ठे, लेकिन ये जो 2 लास्ट के कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों में आपस में लड़ाई है। दोनों में से एक ही फॉलो कर सकते हो आप बिजनेस में, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं फॉलो कर सकते। नाम क्या है? पहला नहीं, 9th, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो नाम है वही काम है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट सेज disclose everything, do not hide anything. Disclose everything, do not hide anything. मतलब सब कुछ बताओ, कुछ मत छुपाओ। ठीक है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब कुछ रिकॉर्ड करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसका अमाउंट कितना ही कम, कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, मान लो आपने एक पेंसिल खरीदी जो कि 1 रुपीज की कॉस्ट है, 1 रुपए की पेंसिल खरीदी। आपको लगता है कि 1 रुपए का एक्सपेंस मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा तो भी मायने इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नो, यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, राइट? फुल डिस्क्लोजर, आई रिपीट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट सेज disclose everything, do not hide anything. Disclose everything, do not hide anything. चाहे वो छोटा एक्सपेंस है, चाहे वो बड़ा एक्सपेंस है, कुछ भी है, चाहे वो छोटी इनकम है, सब कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं छुपाना, कुछ भी नहीं बचाना। एवरीथिंग मस्ट बी इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये समझ आ गया? ये तो आसान है सब। दूसरा क्या कहता है?
लास्ट कॉन्सेप्ट कहता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी का मतलब यहाँ मटीरियल से नहीं है, मटीरियलिटी मीन्स इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट। मटीरियल कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है रिकॉर्ड सिर्फ वही ट्रांजैक्शन करिए जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे बिजनेस के लिए, डू नॉट रिकॉर्ड। लड़ाई हो गई ना दोनों में। पहले वाला कह रहा था सब कुछ लिखना है, दूसरे वाला कह रहा है जो मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखूंगा, अगर मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है ट्रांजैक्शन तो मैं उसको छोड़ भी सकता हूँ। बात समझ आ गई कि लड़ाई हो गई दोनों में कि नहीं? दोनों इकट्ठी फॉलो नहीं हो सकती कभी भी, या तो फुल डिस्क्लोजर करोगे या मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट करोगे, तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, मटीरियल, अब मैं टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर दे देता हूँ। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इज record only those transactions which you feel is important for your business. If you feel it is not much important for your business, you can avoid that transaction. But that means you are not supposed to put into books of accounts. Concept समझ आ गया जी? यस Yes. सर। अगर समझ अच्छा। आ गया तो मुझे क्या एक एग्जांपल दे सकते हैं? फुल डिस्क्लोजर का कोई एग्जांपल नहीं चाहिए। फुल डिस्क्लोजर का तो मतलब है सब कुछ बताना है मुझे। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल दे सकते हैं कि सर ये है, ये इमटेरियल है, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। यस, कोई भी एक एग्जांपल मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। बहुत सारे आंसर बनते हैं इसके, कोई भी एग्जांपल। जैसे कि हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हम जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं तो हम उसको बाद में उसमें दिखा भी नहीं सकते, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हम उसमें ना दिखाएं। बेटा पर्सनल एक्सपेंसेस तो आपने वैसे ही नहीं दिखाने। वो क्यों नहीं दिखाने? वो दिखाने नहीं है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर बोथ डिफरेंट पर्सन। बिजनेस के खर्चे दिखाने हैं, बिजनेसमैन के खर्चे थोड़ी ना दिखाने। वो तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से आएगा। मैं बोल रहा हूँ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा तो भी कोई बात नहीं, नहीं करूंगा तो भी मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा एग्जांपल ऐसा एग्जांपल पूछ रहा हूँ। यही तो मटेरियल हुआ ना, कि मैं अगर उसको रिकॉर्ड नहीं भी करूंगा तो भी मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए सुनिए। तो मान लीजिए कोई छोटा सा चीज जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ। जैसे कि वही तो पूछा ना, सही बोलना चाह रहे हो, जैसे कि एग्जांपल ही तो दो, एग्जांपल ही तो पूछा बेटा। मैं सही मतलब ट्रैक पे हो। क्या बोलूं सर, पेन ले सकते हैं, एक पेन बाई द वे, अगर सुन अर्जेंट ली। अर्जेंट चाहिए। हाँ, तब क्या था, मतलब वो नहीं चाहते कि अभी अकाउंट में अकाउंट हो, ऐसा कुछ। चलो तो अब सुनिए जी मेरी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मुझे एक एग्जांपल देगा, राइट? सुनिए, मेरी फर्नीचर की शॉप है, ठीक है? मेरे बिजनेस की टर्नओवर कितनी है? लेट से 1 करोड़ है, ठीक है? आई रिपीट, मैं एक, मेरी फर्नीचर की शॉप है, मेरे बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज है, राइट? आपके बिजनेस में वो खत्म हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेपलर का जो पिन होता है ना, स्टेपलर का पिन खत्म हो गया। आपके स्टाफ ने कहा सर वो स्टेपलर के पिन का बॉक्स लाना है, शायद उसकी प्राइस में कहूँगा कॉस्ट कितनी होती है, 10 रुपए का मार्केट में मिलता है, ठीक है? स्टेपलर के पिन का एक बॉक्स। और आपके बिजनेस में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो जो स्टेपलर के पिन का बॉक्स है वो पूरे साल में एक ही यूज होता है, मान लीजिए,
ठीक है, पूरे साल में एक ही यूज होता है, ठीक है, और कितने का आया, 10 रुपए का। तो आप अगर उस 10 रुपए के एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं भी करोगे तो क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? नो सर। कुछ नहीं पड़ेगा ना। हाँ, अगर वो 10 रुपए का स्टेपलर का पेन हर तीसरे दिन, चौथे दिन या हर हफ्ते खत्म हो जाता है, मैं हर हफ्ते मंगाता हूँ, तो वो थाउजेंड्स में हो गया, ठीक है, 10 करके हो सकता है वो 10,000 रुपए के, 15,000 रुपए के आ गए, तो वो मटेरियल है। लेकिन मैंने क्या कहा, पूरे साल में एक या दो चलो कंज्यूम होते हैं, 10 रुपए या 20 रुपए। तो अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं भी करूंगा तो क्या मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? मेरी सेहत पे मीन्स बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की सेहत पे। आंसर इज दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमटेरियलिटी, यानी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ आ गई बात? अभी चेंज कर दूंगा इस लाइन को, अभी समझना पहले। ये समझ आ गया? यानी कि अब भी मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगले साल क्या हुआ? अगले साल मेरी सेल है 0 रुपीज, कोई सेल नहीं है। वर्कर ने, वही स्टाफ ने वही कहा, स्टेपलर का पेन खत्म हो गया सर, मैं ले आऊं क्या? अब क्या बोलोगे? भैया लेके बाद में आइए, पहले रिकॉर्ड कर ले, खर्चा हो गया। बिकॉज नाउ दैट 10 रुपी एक्सपेंस बिकम्स मटीरियल फॉर यू। अब वो 10 रुपए का खर्चा भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल तो है ही नहीं ना, तो 10 रुपए भी बहुत भारी है। बस समझ आ गई? कभी वो इमटेरियल था, अब वो 10 रुपए का खर्चा मटेरियल बन गया। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, क्या मटेरियल है या क्या मटेरियल नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? नहीं आया? आ गया? गुड। तो दिस इज लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। ये सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग आंसर है, किसी के लिए मटेरियल है, किसी के लिए इमटेरियल है। मैंने एक ही आंसर में, सॉरी एक ही एग्जांपल में एक ही को दोनों चीजें आपको समझा के बता दी। क्लियर? अब आगे चले जी। अब हमने अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया, कुछ प्रिंसिपल्स भी जान लिए जिनको ध्यान में रख के हम अकाउंटिंग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट, जर्नल एंट्री पढ़िए। किस किस को जर्नल एंट्री आती है? एक ही स्टूडेंट है जी जो कहता है कि मैं बैकग्राउंड, वो भी चले गए थे शायद, तो किसी को भी नहीं आती। यस, या आती है किसी को? अब याद आ गई हो? सर कल बताया था आपने, थोड़ी बहुत आती है। कल बताया था? 38049 में सर। अच्छा, ये आप अभिषेक जी, बेटा आप तो म्यूट करो, ये आप करो, ये मेरी आवाज क्यों आती है? सर पता नहीं, कल भी यही दिक्कत थी। तो आपकी क्लास अभी कहाँ से आ गई? सर मेरी क्लास चल रही 38046 है ना सर ये। तो सर ये मेरी क्लास है सर, कल तो हम सर वो इनवाइट हो गए थे उस क्लास में सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जहाँ से सर पढ़ने को मिले वहाँ पढ़ो सर। म्यूट करिए, मेरी आवाज इको में आती है, आपके पास पता नहीं क्यों आती है। चलिए, यस, तो चलो कल जो पढ़ा था वहीं से बता दो। जर्नल एंट्री, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, यानी कि रिकॉर्डिंग। मैंने डेफिनेशन बोली थी ना अकाउंट्स की, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब मैं रिकॉर्डिंग पे आ रहा हूँ, पहले स्टेप पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको जो पढ़ाया है ना, मैं अभी आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट ब्लॉक आधा करवा दिया है, वैसे आपको बता रहा हूँ, और सेकंड ब्लॉक का भी मैंने पहला पोर्शन बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया है, ठीक है ना। मैं जिस तरीके से, क्योंकि मुझे अब बेसिक से चलना था, बेसिक इसमें कई जगह स्कैटर्ड था, तो वो मैंने स्कैटर को अपने हिसाब से आपके बकेट में डाल दिया है, समझा दिया है। अभी मैं चल तो बेसिक पे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आगे तो चलना है। तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। अब मैं जर्नल एंट्री सीख रहा हूँ। जिसने भी पढ़ा हुआ है, जिसने भी पहले पढ़ा है, उसको कुछ ऐसा याद होगा, याद दिला रहा हूँ।
debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and revenue. प्लस दो और होती है, कुछ ऐसा याद होगा, रटना पड़ता है ये, सब कुछ भूल जाना। वैसे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे पता है, अगर याद हो तो सब भूल जाना। मैं कोई रूल कोई मेथड नहीं बताऊंगा, आधा घंटा लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, आधा घंटा लगेगा, आराम से हो जाएगा। आपको जर्नल एंट्री इस तरीके से समझ आ जाएगी कि भूलोगे, लेकिन समझना आपका काम है, अगर समझोगे नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं अब खड़ा होना पड़ेगा मुझे, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ अकाउंट्स में, पूरे अकाउंट्स में कहीं भी चले जाना सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है। मैथमेटिक्स में तो हर दूसरे क्वेश्चन में इक्वेशन होती है, लेकिन अकाउंट्स में सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है। क्या? दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लिख रहा हूँ, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। asset is equal to capital plus liability। इन तीन चीजों का मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं। पहला, एसेट क्या होता है कि एसेट का मतलब कोई बताना चाहेगा? यस, क्या करो बेटा, क्या बोर्ड विजिबल नहीं है क्या? बोर्ड पास कर दूं क्या लैपटॉप को? ये लो, दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कोई नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा सा भी दिख रहा है, अब दिख रहा है? ये कल से ही प्रॉब्लम हुई है, कल से पहले तो सबको बोर्ड बड़े आराम से दिखता था, पता नहीं क्यों। अगर थोड़ा सा भी दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ तो समझ आता जाएगा। हाँ एसेट सर, थोड़ा सा दिख रहा है, इज थोड़ा सा दिख रहा इक्वल है। टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। अभी तो मैं बोर्ड पे कुछ ज्यादा करा भी नहीं रहा, नेक्स्ट क्लास से तो बोर्ड ही बोर्ड यूज होना है। यस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट? पहली बात, एसेट का मतलब क्या होता है? संपत्ति सर, क्या चीज जी? संपत्ति, लाइक संपत्ति। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए डिटेल में थोड़ा सा संपत्ति को। सर, जिधर से थोड़ी सी इनकम जनरेट होती है। ओके, चलिए। एसेट मीन्स एनीथिंग, एसेट मीन्स, बेटा क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बोर्ड पे देखूं या इधर देखूं? एसेट मैं नहीं दिख रहा मुझे। एसेट मीन्स विच अ कंपनी और बिजनेस ओन, यानी मेरा खरीदा हुआ, जो चीज मेरे नाम पर है या मैंने खरीदी हुई है। तो तीसरा, जिसका बेनिफिट मैं एक लंबे समय के लिए उठाऊंगा, उसको बोलते हैं एसेट। आई रिपीट, एसेट मीन्स जो मैंने खरीदा हुआ है, परचेज करा हुआ है, या जो मेरे नाम पर है, या जिसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में उठाऊंगा, वो सारी चीजें कहलाती हैं एसेट्स। एग्जाम्पल, ध्यान से सुनते जाना, लिखना है तो लिखते जाना, मैं नहीं लिख रहा। सर, हाँ बोलिए। सर आपका कैमरा नहीं दिख रहा। मेरा कैमरा नहीं दिख रहा? सर, शो ही नहीं हो रहा। सर आपकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी खराब है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा सर। क्या बोर्ड नजर नहीं आ रहा आपको? सर ब्लर सा दिख रहा है। ब्लर सा दिख नजर रहा आ रहा है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला है। ये लो, अब दिख रहा है जी। सर, कैमरा बंद करके फिर ऑन करके देखो।
अभी मैं जो बैठा हुआ था मेरी शक्ल नजर आ रही थी, सब वो साफ नजर आ रही थी या वो भी नजर नहीं आ रही थी? हाँ सर, आप थोड़ा सा क्लियर है। अब क्लियर है? हाँ ये सर, तो थोड़ा ये सा क्लियर है। लाइट का दिखा इंप्रेशन रहा होगा जी। एक सेकंड रुको, है। चलो वीडियो बंद कर दिया, अब खोल दिया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा सर, दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। एक सेकंड रुकिए, मैं लाइट या तो इस पे पड़ रही है, मैं वो एक सेकंड देखता हूं। अब फर्क पड़ गया जी? हाँ सर, अब थोड़ा बेहतर है। बेहतर। चलिए, तो एसेट की बात कर रहे थे। एसेट मीन्स एनीथिंग विच इज ओन्ड और परचेज्ड बाय एनी कंपनी एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज टू बी डिराइव्ड इन नियर फ्यूचर। ठीक है? एग्जाम्पल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सब एसेट्स। क्लियर है? इनमें से कोई भी टर्म जो मैंने बोली, दोबारा तो मैं सारी बोली भी कहूंगा, कोई अगर नहीं पता थी तो वो बता दो, जिसका मतलब ही नहीं समझ आया हो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सब एसेट्स के पार्ट हैं, सब एसेट्स हैं। क्लियर है जी? क्योंकि ये बेटा जो मैं तीन चीजें समझा रहा हूँ, अगर ये समझ नहीं आएंगी तो जनरल एंट्री नहीं समझ आ सकती, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। समझ आ गया जी एसेट्स क्या होते हैं? जी सर। ओके, आगे चलता हूँ। कैपिटल, कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेसमैन लगाता है, इसलिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वही कैपिटल होती है। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने छोटी सी स्टेशनरी की शॉप ही लगानी थी, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? आप ही लगाओगे ना, ओनर आप हो तो आप ही लगाओगे। जो पैसे वो लगाए वो कैपिटल है आपका। बात समझ आ गई? अब मैं इसको उल्टी भाषा में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो पैसा जो बिजनेस ने बिजनेसमैन को देना है, वो कैपिटल होता है। ऑब्वियसली बिजनेसमैन ने वो पैसे लगाए हैं ना बिजनेस में, तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी। तो ये पैसे किसके हैं? बिजनेसमैन के हैं ना। बिजनेस ने ये पैसे वापस करने हैं ना उसको, कभी आज लिए हैं क्योंकि जरूरत थी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वापस करने हैं। तो कैपिटल इज दैट अमाउंट विच अ बिजनेस ओड टू बिजनेस। समझ आ गई बात? यस और नो? यस सर। गुड। ये होती है कैपिटल। और तीसरी चीज क्या है? लाइबिलिटी। बहुत ही आसान है, सबसे आसान है लाइबिलिटी समझना। लाइबिलिटी मीन्स वो पैसा जो बिजनेस ने बिजनेसमैन के अलावा किसी को भी देना है। कोई भी उधार है, कुछ भी, कोई भी पैसे देने हैं, बिजनेस ने अगर किसी को पैसे देने हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड टू बी, देने हैं, किसको? बिजनेसमैन के अलावा किसी भी थर्ड पर्सन को देने हैं, तो वो सब मेरी लाइबिलिटी है। समझ आ गई बात? एसेट जो मैंने खरीदा हुआ है, कैपिटल वो पैसे जो बिजनेस ने बिजनेसमैन को देने हैं, लाइबिलिटी वो पैसे जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अलावा किसी को भी देने हैं, वो लाइबिलिटी का। ठीक है जी? ये तीन चीजें हैं। अब मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बोल रहा हूँ, ठीक है, और उसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे एक एक करके समझा रहा हूँ। ठीक है? पहली ट्रांजेक्शन,
राम स्टार्टेड, मैं वही पहली ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ जो 11th क्लास में पहली ट्रांजेक्शन होती है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। आई रिपीट द ट्रांजेक्शन, जिसको लिखना है लिखते जाना। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, यानी राम ने बिजनेस स्टार्ट करा 20,000 कैश लगा, राइट। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। अब जर्नल एंट्री में तो सॉरी, मैं पहले 3-4 समझा देता हूँ स्टेप। आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन आएगी, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उस ट्रांजेक्शन में मैंने बोला था ना डुअल इम्पैक्ट होता है, उस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। पहले तो वो दोनों अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं वो निकालने हैं कौन से हैं, और वो आपको ट्रांजेक्शन से बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो 2 अकाउंट कौन से हैं, पहला स्टेप। दूसरा काम क्या करना है, वो अकाउंट्स किसके अंडर में आते हैं, इसमें इसमें इसमें, उसके नीचे लिख लें, ठीक है। बस इतना ही बोलता है, इतना ही काम करना और कुछ नहीं। अब मैं आ गया ट्रांजेक्शन पे। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। पहला सवाल, इसमें कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कोई बताएगा? कैपिटल सर, कैपिटल अकाउंट और कैश। वेरी गुड। कैपिटल एसेट्स। अभी एसेट पे नहीं आ रहा मैं अकाउंट पूछे कौन से हैं। कैपिटल सर। एक अकाउंट है कैश अकाउंट और एक है राम कैपिटल। कैपिटल कभी नहीं होता, नाम के साथ होता है, राम्स कैपिटल, ठीक है। अब दूसरा सवाल, ये इनमें से किसके अंदर में आएंगे? अगर मैं बोलूं राम कैपिटल कहाँ आएगा, कैपिटल है, कैपिटल लिखा ही हुआ है, तो राम्स कैपिटल तो इसके अंदर में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब कैश अकाउंट है, ये एसेट होगा, कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा? यस, कोई बताना चाहेगा जी? कैश अकाउंट, कैश एसेट का अंडर आएगा, लायबिलिटी कैपिटल के अंडर आएगा या लायबिलिटी के अंडर आएगा? एसेट्स के अंदर से। एसेट के एसेट। एसेट, वेरी गुड, सबका आंसर एसेट है। कैश कम्स अंडर एसेट, ये समझ आ गया। मैंने दोनों अकाउंट लिख दिए, जिसके अंडर में आ रहे हैं मैंने उसके नीचे लिख दिए। अब तीसरा स्टेप, अभी आपको स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन 3 ट्रांजेक्शन करोगे ना तो उसके बाद ये बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये देखना है इस ट्रांजेक्शन से क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। हो सकता है, बड़े ध्यान से सुनना, एक इंक्रीज हो रहा हो, एक डिक्रीज हो रहा हो सकता है दोनों इंक्रीज हो रहे हो सकता है दोनों डिक्रीज हो रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक बढ़ रहा होगा और एक घट रहा होगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। इस ट्रांजेक्शन से कैश बढ़ेगा कि घटेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। इस ट्रांजेक्शन से बिजनेस में कैश आएगा या बिजनेस में से कैश जाएगा? कैश आएगा। आएगा। कोई ये है कि जो बोलेगा जाएगा? नो, सो कैश विल इंक्रीज, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन से राम की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर। वो भी बढ़ रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है। पहले क्वेश्चन में अब आप देख लीजिए, दोनों इंक्रीज हो रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ अब मैं एक रूल बता रहा हूं जो याद रखना, सिर्फ एक चीज, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। अभी तो डेबिट क्रेडिट कुछ कर ही नहीं था ना, अब एक रूल बता रहा हूँ सिर्फ, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, कहीं भी लिख लो। अब इसी से मैं सब कुछ निकाल दूंगा। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। याद क्या रखना है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो इधर अगर इंक्रीज है तो डेबिट, अगर इधर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो गया। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, क्योंकि इंक्रीज डेबिट हो रहा था तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट।
समझ आ गई जी? सॉरी, डेबिट, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। कुछ बात समझ आई? मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, एक चीज याद रखनी है, उसी से सारा कुछ निकाल लोगे। इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। जब इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है तो डिक्रीज अगर होगा तो क्रेडिट होगा, तो डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। अब उधर चलते हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट था, तो अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होती है। और सिमिलरली अगर ये दोनों डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। उसी को उल्टा करते जाओ, फार्मूला अपने आप बनता है। समझ आ गई? यस सर। वेरी गुड। अब आंसर दो मुझे, आपके सामने है। कैश इससे इंक्रीज हो रहा है, कैश कम्स अंडर एसेट, यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट तो ये वाला अकाउंट होगा ना, अकाउंट तो ये है ना दोनों। कैश अकाउंट डेबिट, और राम की कैपिटल ये भी इंक्रीज हो रही है, तो इससे मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। टू राम्स कैपिटल। अमाउंट तो मैं भूल गया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेट्स से 10,000। बात समझ आ गई? जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम्स कैपिटल। क्रेडिट नहीं लिखते यहाँ कहीं भी, टू राम्स कैपिटल, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, टू, इसका मतलब है ये क्रेडिट होता है। पहली जर्नल एंट्री समझ आ गई? यस सर, यस समझ में आ गया। आगे चलता हूँ। दूसरी, परचेज्ड गुड्स 5,000। परचेज्ड गुड्स 5,000, इसका मतलब क्या है? पहली बात, सर एसेट्स गया और गुड्स आया सर। तो जनरल एंट्री बता दो फिर। सर हो जाएगा सर कैश लिया है या मतलब बैंक से किया है, ये भी तो पता होना चाहिए। कैश से Purchase करा account है से या गया बैंक से? अगर कुछ भी और मेंशन नहीं होता ना, सुन लीजिए, आंसर देता हूँ। अकाउंट्स में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, इट ऑलवेज मीन्स कैश। कैश। ऑलवेज मीन्स कैश। तो लाइबिलिटी जीरो हो जाएगा, क्रेडिट नहीं हुआ। लायबिलिटी कहाँ से आ गया? बिजनेस की ट्रांजैक्शन मैंने क्या बोली? गुड्स परचेज्ड फॉर 5,000। इसका मतलब पहली बात तो गुड्स क्या होता है? गुड्स का सर मतलब वो माल सामान, जो खरीद वो सुन लो, वो सामान जो आप सेल परचेज कर रहे हो। यानी आपकी स्टेशनरी की शॉप थी, तो आप स्टेशनरी का सामान जो खरीद के लाओगे वो गुड्स कहलाता है। पेन पेंसिल खरीद के लाया 5,000 का, कुछ भी मेंशन नहीं है, उसका मतलब कैश में खरीदा। अब ठीक है, ट्रांजैक्शन समझ आ गई? अब दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है? पहला कैश अकाउंट, कैश ये तो बड़ा अकाउंट है। आसान है, कैश अकाउंट। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? गुड्स कैपिटल अकाउंट। से, कैपिटल गुड्स से तो अकाउंट। माइनस हो रहा है। बेटा कैपिटल में इन तीनों की बात नहीं कर रहा मैं, अभी अकाउंट पूछ रहा हूँ। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? गुड्स गुड। अकाउंट। गुड्स अकाउंट। गुड्स जो ट्रांजैक्शन में दिया वही अकाउंट खोलोगे ना आप, गुड्स अकाउंट। अब सवाल आता है, गुड्स अकाउंट क्या होता है? कुछ नहीं होता। गुड्स या तो परचेज करे होंगे या सेल करे होंगे। अगर परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट, और अगर सेल करे हैं तो सेल अकाउंट। बात समझ आई? बस ठीक है, तो मेरे दो अकाउंट कौन से हैं मैं अभी समझाया है, लेकिन मैं लिख वही रहा हूँ। एक तो कैश अकाउंट, कैश मेरा एसेट के अंदर आता है, मुझे पता है। दूसरा मेरा कौन सा अकाउंट है? गुड्स अकाउंट। अब गुड्स अकाउंट किस में आएगा? एसेट होगा, कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा। गुड्स का मतलब स्टॉक, परचेज कर रहा हूँ ना या सेल कर रहा हूँ, हाँ स्टॉक है ना गुड्स का मतलब। स्टॉक क्या होगा? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। एसेट। ये भी मेरा एसेट के अंदर में है, गुड्स। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है? क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है?
इस ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ेगा या घटेगा? परचेस किया मतलब कैश घटेगा। कैश घटेगा। मैं काले से लिख रहा हूँ डिक्रीज, कैश डिक्रीज होगा। ये समझ आ गई? इस ट्रांजैक्शन से मेरे गुड्स इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? गुड्स इंक्रीज। गुड्स मेरे इंक्रीज होंगे। ये समझ आ रही है सबको? हाँ गुड्स मेरे इंक्रीज होंगे, कैश मेरा डिक्रीज होगा। तो मेरी जनरल एंट्री क्या होगी? दोनों ही बाई चांस एसेट में आ रहे हैं, आने तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। इससे मेरा एसेट सॉरी, कैश से मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। गुड्स से मेरा एसेट अकाउंट बढ़ रहा है तो गुड्स डेबिट होगा। डेबिट होगा। अब मैंने बोला गुड्स के नाम से, अकाउंट में गुड्स कुछ नहीं होता, परचेज होगा या परचेस सेल अकाउंट। होगा। तो मैं क्या परचेस लिखूंगा? अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये समझ आ गया सबको? परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोलिए, अभी आगे चलूंगा। हाँ यस क्लियर सर। है? क्लियर। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम, एसेट अरे बेटा ट्रांजेक्शन तो बोलने दो। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर 2000। सर अगेन बोलिए। I repeat, purchased furniture for rupees 2000 from Mr. X। सोच के आंसर देना, मुझे पता गलत दो। सर 2000 रुपया कैश गया और फर्नीचर आया सर। गलत आंसर। सर एक एक मिनट हाँ, एक मिनट। मैं ट्रांजेक्शन दोबारा बोल रहा हूँ। परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 2000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। मैंने मिस्टर मिस्टर एक्स एक्स। से 2000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 2000 टू फर्नीचर। टू कैश अकाउंट। गलत। और कोई? सर मिस्टर एक्स अकाउंट 2000 डेबिट होगा और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा 2000 से। गलत। आपने तो पढ़ा हुआ है पहले। सर परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट गलत। सुनिए, मतलब सवाल अपने आप से वही पूछो, दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? पहले तो दो अकाउंट के नाम बताओ। यस। परचेज अमाउंट, कैश अमाउंट। दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं? सर एक फर्नीचर हो जाएगा। एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा? सर एक डेबिट डेबिट हो जाएगा। अरे बेटा डेबिट क्रेडिट कैश बताओ ना। अकाउंट। सबने आंसर सर गलत दिया है। सर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों आया? पहला सवाल तो मेरा यही है, कैश क्यों आया वर्ड? जब मैंने ट्रांजैक्शन दी, अगर ध्यान से सुनना, अगर आपको ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दिया हुआ है, इट मीन्स, इट ऑलवेज मीन्स ऑन क्रेडिट। जहां कुछ नहीं दिया था वहां मैंने क्या बोला था? ऑलवेज कैश। यहाँ पे नाम दिया है कि मैंने फर्नीचर खरीदा मिस्टर एक्स से, इसका मतलब क्या है? मैंने मिस्टर एक्स से उधार पे फर्नीचर खरीदा। मैंने ये कहाँ बोला है? इन कैश। अगर लिखा होता इन कैश तो कैश है, अब अदरवाइज इट ऑलवेज मीन्स ऑन क्रेडिट। पहली बात समझ आ गई? हाँ समझ में आ गया। यस सर। तो मेरे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं? पहला फर्नीचर का अकाउंट और दूसरा मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का अकाउंट। ये बात समझ आ गई। अब दूसरा स्टेप किसके अंडर में आएंगे? फर्नीचर एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है? एसेट है सर। एसेट। फर्नीचर एसेट है, वेरी गुड। फर्नीचर आएगा एसेट के अंदर।
और मिस्टर एक्स लायबिलिटी एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी। वेरी गुड। मिस्टर एक्स आएगा मेरा लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। अब कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है? इस ट्रांजेक्शन से फर्नीचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा सर। मिस्टर एक्स का बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा सर मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स का बैलेंस डिक्रीज कैसे होगा? बढ़ ही तो रहा है, उधार ले रहे हो ना उससे, यस सर। उसका बैलेंस बढ़ रहा है, अभी तो देना है, उसके पैसे दिए कहाँ है, उसका बैलेंस भी बढ़ेगा। ये समझ आ गया? फर्नीचर भी बढ़ रहा है, मिस्टर एक्स का बैलेंस भी बढ़ रहा है। फर्नीचर इंक्रीज का मतलब एसेट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज का मतलब डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स का बैलेंस बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या थी? क्रेडिट। मिस्टर एक्स क्रेडिट। ये समझ आ गई? आपने जो बोली थी ना, किसी ने तो उल्टी बोली थी, आपने बोला था मिस्टर एक्स डेबिट टू फर्नीचर। ये आप समझ आ गई थी? क्लियर? आगे चलता हूँ। कैश सेल्स 7000। आई रिपीट, सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, कैश सेल्स 7000। इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। मतलब क्या है इसका? कैश में सेल करी 7000 की, ठीक है। आपने गुड्स बेचे, 7000 कैश आ गए। ये तो बड़ा सिंपल है। क्या ट्रांजैक्शन होगी जी? क्या जनरल एंट्री होगी? कोई बताना चाहेगा? तो अगेन रिपीट कीजिए तो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। कैश सेल्स 7000, कैश में सेल करी 7000 रुपये, मेरे पास 7000 कैश आ गया और गुड्स चले गए। वेरी सिंपल। तो 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट का मतलब वही सेम गुड्स अकाउंट। जनरल एंट्री क्या होगी? कैश। देखो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद सिर्फ एक वेरीफाई कर लेते हैं, कैश अकाउंट, इस ट्रांजेक्शन से कैश बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो पहला डेबिट हो रहा है तो दूसरा तो क्रेडिट होगा ही होगा ना। लेकिन कभी ऐसा मत करना, चेक कर लेना, ठीक है। जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000। क्लियर है? 5 हो गई नहीं, 1 2 3 4 हो गई। चलो 1 2 और करते हैं। क्लियर है? यस और नो? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना है। रेंट पेड 1000, रेंट पेड 1000। आपके ऑफिस जो है वो किराए पे था, उसका रेंट दिया आपने 1000। रेंट अकाउंट डेबिट होगा कैश टू बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू सर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। बैंक कहाँ से आ गया? यानी ये कब आके आपने चेक से दिया है? जब नहीं कुछ दिया तो कैश है इसका। कैश अकाउंट। रेंट पेड अमाउंट में भूल गया क्या बोला था? 1000। 8000 नहीं यार, ये 1000। रेंट पेड 1000, आपने किराया दिया 1000 रुपये। 2 अकाउंट कौन से हैं? रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ये समझ आ गया? कैश इस ट्रांजैक्शन से बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है सर। घट रहा है, ठीक है। तो कैश विल बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब कैश तो क्रेडिट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा? ये मुझे कुछ समझा। पहला सवाल तो ये है कि रेंट अकाउंट आएगा कहाँ पर? कोई बता सकता है मुझे? मुझे पता है, सही नहीं बताओगे, बताइए। सर में आएगा ना, लायबिलिटी में क्यों आएगा? क्या मैंने ये पैसे देने हैं अभी? ये तो मैं दे चुका ना। सर ये हमारा खर्चे है ना, ये हमारे तो एक्सपेंस है,
तो ये किसने कहा है कि लायबिलिटी में क्या आता है? वो अमाउंट जो आपने देना है, ना तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, कैपिटल में आएगा क्योंकि ये मतलब कैपिटल लग रहा है। कैपिटल भाई में आएगा। पूंजी तो तुम्हारे पास आता है ना भाई, लायबिलिटी तो दे रहे हो ना। सुन लीजिए मेरी बात, टिक्के मत मारिए, आंसर तो 3 ही है। लायबिलिटी सर ने मना कर दिया, एसेट तो ये हो ही नहीं सकता, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा खरीदा हुआ या कुछ है, ये तो खर्चा है, एसेट हो नहीं सकता। लायबिलिटी सर मना कर रहे हैं, तो बचा कैपिटल, कैपिटल में ये होगा। आंसर इज करेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन क्यों, ये समझिए। एक सेकंड के लिए सोचिए, बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ यही ट्रांजेक्शन है, रेंट पेड 1000। इसका मतलब क्या है? रेंट क्या है? मेरा खर्चा है। मैंने 1000 रुपये का खर्चा कर दिया, इसका मतलब मेरा 1000 रुपये का लॉस हो गया। कोई ट्रांजेक्शन नहीं है मेरे बिजनेस में इसके अलावा। ये 1000 रुपये का लॉस कौन बियर करेगा? ओनर। सारा प्रॉफिट सारा लॉस किसका होता है? ओनर का ही तो होता है, ठीक है ना। बिजनेसमैन के पास ही तो जाना है। और ये कैपिटल क्या होती है? वही तो बिजनेसमैन का पैसे ही तो है जो मैंने देना है, तो इसी में ऐड या लेस तो करूंगा मैं, इसी का तो पार्ट होगी। मैंने बिजनेसमैन को फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए देने थे, उसने 1,00,000 रुपए, अब मैं 2 ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ। बिजनेसमैन ने 1,00,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करा, एक ही ट्रांजेक्शन है, कोई सेल नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 1,000 रुपए का रेंट दिया, तो मेरा 1,000 रुपए का लॉस हो गया। अब बिजनेसमैन को कितने पैसे देगा? 1,00,000 एक देने थे और 1,000 का लॉस हो गया, तो 99,000 देगा। क्यों? क्योंकि इसलिए रेंट कैपिटल के अंदर है, कैपिटल का पार्ट है। अब मैं एक जनरल आंसर दे रहा हूँ, ऑल एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ कैपिटल। सारे एक्सपेंसेस जितने मर्जी हो, क्योंकि उन सबसे लॉस होता है। इसी तरीके से सारी इनकम, ये भी कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि सब इनकम, ये सारे एक्सपेंस अल्टीमेटली ओनर के पास ही जाते हैं, ठीक है। तो रेंट, यहाँ ले देखो, रेंट कम्स अंडर कैपिटल, ठीक है। अब इससे रेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? रेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। रेंट बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? आंसर सोच के देना, गलत दोगे। रेंट बढ़ रहा है, कैपिटल घटेगी सर। यस, तो डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट। और कैश मेरा कम हो रहा था, तो टू कैश अकाउंट, इसलिए ये एंट्री हो गई। समझ आ गई की बात? ठीक है। अब एक लास्ट, अभी चलो, अब थोड़ी सी मुश्किल पे आता हूँ। क्या कर रहे हो यार? ये चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्लियर है जी? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट, बड़े ध्यान से सुनना। बैंक चार्जेस 50 रुपीज। आई रिपीट, बैंक चार्जेस 50 रुपीज। मतलब बैंक ने 50 रुपए आपसे चार्जेस लिए। इस बात के लिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने हो सकता है चेकबुक इशू कराई हो, आपने हो सकता है कोई भी बैंक की सर्विस ली हो, बैंक ने आपसे 50 रुपए चार्जेस लिए। ट्रांजेक्शन समझ आ गई? यस सर। क्या जर्नल एंट्री है? बैंक अकाउंट क्रेडिट टू, दोबारा बोलिए। बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट, गलत गलत कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गलत। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो रीजन होगा किस वजह से चार्ज हुआ है वो नीचे ऐसा क्रेडिट होगा। तुम्हारा सही है गलत भाई। गलत, ये किसने बोला? वैसे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो चार्ज होगा रीजन, मैंने बोला। ये आपने बोला ना बेटा, आपका कॉन्सेप्ट आप वही है शायद जो आपने बोला था, मैंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आप बोलते हमेशा उल्टा हो, आपने उल्टी एंट्री बोली है। जिसको डेबिट करना होता है आप उसको हमेशा क्रेडिट करते हो। बैंक में तो पैसा ले लिया है ना। बैंक में देखो, बैंक ने 50 रुपए आपसे चार्जेस लिए। पहली बात,
कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? एक बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो नाम इंटरेस्ट है अकाउंट। बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मैंने क्या बोला? जो ट्रांजैक्शन में दिया है वही शाम उनका अकाउंट खोल दो। आपने बोला जो खर्चा हो गया, कौन सा खर्चा हुआ? बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस ही खर्चा है मेरा, यही नाम होगा। तो 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? बैंक चार्जेस और दूसरा बैंक अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन से बैंक का बैलेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बैंक का डिक्रीज बढ़ेगा क्यों? वो कम चार्ज, होगा। बैंक का चार्ज जो है ना वो बढ़ेगा। बैंक का बैंक चार्ज चार्जेस तो बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस कम होगा, क्योंकि बैंक वाले ने आपके बैंक में से 50 रुपए काट लिए। ठीक है, तो बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। और बैंक किसके अंडर आता है? एसेट के। तो एसेट विल डिक्रीज, और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। और बैंक चार्जेस क्या है? बैंक चार्जेस इज expense, comes under capital. For this transaction expense is increasing, so capital क्रेडिट। will decrease. तो बैंक चार्जेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। that means transaction would be बैंक चार्जेस, मार्कर खत्म होने वाला है, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं जो लिखा है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 टू बैंक अकाउंट 50 रुपीज। समझ आ गई कि बात? बाय रिपीट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट यस बेटा। जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को कि नहीं? यस यस सर। जर्नल एंट्रीज क्लियर है? यस सर। गुड। मैं फिलहाल यहीं स्टॉप लगा रहा हूँ, मेरी 10 बजे बेटा दूसरी क्लास भी है। वी हैव डन फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमने अकाउंटेंसी के बारे में समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, और ये देख लिया कि जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाती है। नेक्स्ट क्लास में लेजर पोस्टिंग भी हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों काम साइमल्टेनियसली ही होते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोलूँगा थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जर्नल एंट्री लिखने की, क्योंकि मैं 10 जर्नल एंट्री फटाफट बोलूँगा, 10 ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री लिखनी है, उसी से लेजर पोस्टिंग होती है, उसी से ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है, तो इफ एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं वाइंड अप कर दूँ। मेरा नंबर लेके कोई फायदा नहीं है जी, मैं फ़ोन ही नहीं उठाता कभी। फिर आप मन में सोचेंगे कि सर ने नंबर तो दे दिया, लेकिन सर फ़ोन तो उठाते नहीं है। बेटा वो नहीं हो पाएगा। आप क्लास में मेरे से जितनी मर्जी बात पूछ लीजिए, मैं कोई क्वेश्चन आपका अनसॉल्व नहीं छोड़ूंगा।
चलिए ठीक है जी, मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूँ फिलहाल। ओके सर। ओके ओके ओके।